गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर। यानी आज हम बिजनेस स्टडीज़ में एक कैपिटल स्ट्रक्चर नाम से टॉपिक होता है वो पढ़ेंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर इस टॉपिक में कुछ टर्म्स आएंगी। उन टर्म्स को आप देखिए, आपके सामने लिखे हुए हैं। पहली टर्म आएगी कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो अपने आप पे है ये टर्म। फिर उसमें एक दूसरी टर्म होगी फाइनेंशियल लीवरेज, और एक टर्म होगी आपके लिए बार बार आएगी EBIT। उसके बाद एक टर्म है आपके पास यहाँ पर EPS, और एक टर्म है ROI। तो पहले इन टर्म्स की बात कर लेते हैं कि ये इन टर्म्स का क्या मतलब होता है। ये जो तीन टर्म्स हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग पर शेयर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इन तीन टर्म्स के बारे में थोड़ा सा पहले जान लेते हैं। मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में ये बताया था कि यहाँ पर अर्निंग का मतलब प्रॉफिट है। यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का मतलब ऐसा प्रॉफिट जो अभी जिसमें से ना तो डेट का इंटरेस्ट पे किया गया है और ना टैक्स पे किया गया है। यानी इंटरेस्ट एंड टैक्स पे करने से पहले का जो प्रॉफिट है उसको बोलेंगे अर्निंग पर शेयर, सॉरी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसको बोलेंगे EBIT, जिसमें से ना तो अभी इंटरेस्ट पे किया गया है ना टैक्स पे किया गया है, तो वो EBIT कहलाएगी। यानी जो आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आपने 11वीं में सीखा था, वो बनाने के बाद जो आपके पास नेट प्रॉफिट आता है, अब उसमें से पहले डेट का इंटरेस्ट पे किया जाता है। आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लो कि उसमें से इंटरेस्ट पे किया जाएगा, तो जो नेट प्रॉफिट आया वो तो EBIT कहलाएगा। उसके बाद उसमें से इंटरेस्ट पे किया जाता है, उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है उसमें से टैक्स पे किया जाता है। फिर फाइनली जो प्रॉफिट बचा आप वो या तो आप डिविडेंड देते हो उसका या रिटेन करते हो उसमें से। तो उस प्रॉफिट में से, यानी जो आपने टैक्स दे दिया उसके बाद जो प्रॉफिट बचा, उस प्रॉफिट को अगर देखा जाए तो अल्टीमेटली वो शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट है। तो अगर वो प्रॉफिट मान लीजिए 10 लाख का आया, 10 लाख का वो प्रॉफिट आया, और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो आपकी कंपनी के हैं वो है 1 लाख। यानी आपने 1 लाख शेयर इशू कर रखे हुए हैं, मार्केट में आपके 1 लाख शेयर हैं, लोगों ने आपके शेयर्स परचेज करके रखे हैं, तो जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है मार्केट में आपके वो 1 लाख हैं। और जो आपको EBIT के बाद आपने इंटरेस्ट पे किया, टैक्स पे किया, तो जो वो कहलाता है EAT, वो कहलाता है EAT, यानी अर्निंग आफ्टर टैक्स। यानी कि आपने इंटरेस्ट भी पे कर दिया, अब आपने टैक्स भी पे कर दिया, अब ये जो प्रॉफिट बचा हुआ है इसको EAT बोलते हैं, जो शेयर होल्डर्स के लिए रखा हुआ है। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि हमने ये एज्यूम किया कि ये 10 लाख रुपए आया, अमाउंट 10 लाख रुपए है, 10 lakhs रुपीज़ है, ये वो प्रॉफिट है जो आप शेयर होल्डर्स को दोगे। साथ ही साथ मैंने आपसे ये कहा कि मार्केट में आपके 1 लाख शेयर हैं। तो अगर हम ये कैलकुलेट करना चाहें कि एक शेयर पर कितना पैसा दिया जाएगा शेयर होल्डर को, मैंने कहा कि 10 lakhs रुपीज़ का प्रॉफिट है और 1 लाख आपके शेयर हैं, तो इसको डिवाइड कर लीजिए। यानी एक शेयर पर 10 रुपये का प्रॉफिट दिया जाएगा, ठीक है ना। जो ऐसा प्रॉफिट जो शेयर होल्डर को दिया जाएगा वो 10 लाख है, और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं 1 लाख, तो 1 लाख से 10 लाख को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करके आएगा ₹10। इसका मतलब ये हुआ कि एक शेयर पर 10 रुपये का प्रॉफिट दिया जाएगा, राइट। इसी को बोलते हैं EPS, अर्निंग पर शेयर, कि एक शेयर पर कितनी अर्निंग होगी शेयर होल्डर को, ठीक है। उसके बाद है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि ROI। ROI का क्या मतलब है? हमने फाइनेंसिंग डिसीजंस में ये सीखा, ये पढ़ा कि कंपनी फंड्स अरेंज कर सकती है या तो शेयर्स के थ्रू या डेट के थ्रू, यानी इक्विटी के थ्रू या फिर डेट के थ्रू। अब जितना भी उन्होंने फंड रेज किया
और वो उन्होंने अपनी कंपनी में लगा दिया, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, टोटल पैसा जो इन्वेस्ट कर दिया वो कहलाती है कैपिटल एम्प्लॉयड। वो कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाती है, या आप इसको सिंपल से ये मान लो कि टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड है वो। ठीक, अब उस टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड पर आपकी EBIT कितनी हो रही है। मतलब अगर आपने 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करके रखे हैं, 20 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट करके रखे हैं, यानी कि ये आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है, यानी कि ये टोटल है डेट का और इक्विटी का, दोनों का टोटल है 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आपने करके रखा है। ठीक, और आपको इस पर जो EBIT हो रही है वो हो रही है फॉर एग्जाम्पल 4 लाख रुपीज़, यानी आपने बिजनेस में टोटल 20 लाख लगा के रखे हैं और आपको उस पर EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हो रहा है 4 लाख रुपए। ठीक, ये दो फिगर समझ में आ गई। तो अब ROI कैसे कैलकुलेट होगा, हम इसका परसेंटेज निकाल लेंगे कि ये जो 4 लाख रुपए आपको रुपीज़ में है ना, ये 4 लाख रुपीज़ आपको अर्न हो रहे हैं 20 लाख रुपीज़ पर, तो इसका परसेंटेज निकाल लेंगे तो वो कहलाएगी ROI। कैसे निकालेंगे, अर्निंग है आपकी 4, कितने पर, 20 पर, इंटू 100, बस, तो ये आपकी कहलाती है ROI। ये 3 चीज़ मैंने आपको बताई अभी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या होगा, यानी ऐसा प्रॉफिट जिसमें से ना अभी इंटरेस्ट पे किया गया ना टैक्स पे किया गया। उसके बाद मैंने आपको ऐसा EPS बताया। ये EPS कैसे कैलकुलेट होगा, तो पहले आप वो प्रॉफिट निकालोगे, EBIT में से आप इंटरेस्ट पे कर दोगे, टैक्स पे कर दोगे, जो प्रॉफिट बचेगा वो EAT कहलाएगा, यानी ऐसी अर्निंग जो टैक्स के बाद है। तो ऐसी अर्निंग तो वो होती है जो शेयर होल्डर्स को दी जाती है। तो उस टोटल अर्निंग को अगर आप नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दोगे तो EPS आ जाएगा। और एक तीसरी फिगर, तीसरी टर्म जो मैंने आपको बताई वो ROI बताई। ROI का मतलब कि जो आपने टोटल कैपिटल इन्वेस्ट की है, कैपिटल का यहाँ पर मतलब इक्विटी और डेट दोनों को मिला करके जो आपने पैसा लगा रखा है बिजनेस में, उस पर आपकी EBIT कितनी % है, ये कहलाती है ROI। यानी कि आप 20 लाख रुपये लगा करके 4 लाख रुपये का प्रॉफिट आपको अर्न होगा, तो ये कितना % हुआ, यही ROI कहलाता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है 20 लाख रुपये के, उस पर आप कितना रिटर्न आपको मिल रहा है, 4 लाख का मिल रहा है, तो कितना % हुआ, ये ROI होगा। तो हमने 3 टर्म्स को देख लिया कि इनका क्या मतलब होता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपनी पहली टर्म पर, लौट करके आते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। देखिए, जो कैपिटल इन्वेस्टेड किया है हम उसको कैपिटल इन्वेस्टेड भी बोल रहे हैं, हम उसको कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल रहे हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि जो आपने कॉम्बिनेशन बनाया है डेट और इक्विटी का पैसा, कुछ पैसा आपने डेट के थ्रू फंड रेज किए, कुछ आपने इक्विटी के थ्रू फंड रेज किए, तो इसका जो कॉम्बिनेशन है, जो मिक्स है, वही कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है। यानी कि जो आपने इक्विटी और डेट, इन दोनों का कितना मिक्स लिया है आपने, इस मिक्स को ही कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। और इसी के लिए दूसरी टर्म यूज होती है फाइनेंशियल लीवरेज, राइट। तो कुल मिलाकर अगर आप देखा जाए तो आपकी ये टर्म्स यहाँ तक क्लियर हो गई। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, फाइनेंशियल लीवरेज एक ही बात है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या होती है, अर्निंग पर शेयर क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसको डिटेल में। बाकी की 3 टर्म्स जो हैं वो उसी डिटेल में आएंगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखेंगे हम क्या लिखा है, जो मैंने अभी आपको बताया। लिखा है, यहाँ से ये पढ़ेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द मिक्स बिटवीन शेयर होल्डर्स फंड एंड बोरोड फंड्स। यानी कि मिक्स है, किस चीज़ का मिक्स है, मिक्स है किस चीज़ का, इक्विटी का एंड डेट का। इक्विटी एंड डेट के मिक्स को कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, आपने कुछ पैसा इक्विटी से रेज़ किया हुआ है, कुछ पैसा आपने डेट से रेज़ किया हुआ है, तो इसका मिक्स क्या कहलाएगा, कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाएगा। उसके बाद आप डायरेक्टली जो देखेंगे वो ये चीज़ देखेंगे, एक यहाँ फार्मूला लिखा हुआ है, ये देखिए आप, डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी।
यानी डेट का कितना परसेंटेज है आपके टोटल इन्वेस्टमेंट में। यहाँ पे देखिए डेट प्लस इक्विटी लिया है, यानी आपने बिजनेस में जितना टोटल पैसा लगाया हुआ है, चाहे वो आपने डेट से पैसा रेज़ किया था या आपने इक्विटी से पैसा रेज़ किया था, वो टोटल जो इन्वेस्टमेंट है आपका, उसमें डेट का कितना शेयर है, ये रेशो जो कहलाएगा या ये प्रिपोर्शन जो कहलाएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रिपोर्शन को हम फाइनेंशियल लीवरेज बोलते हैं। प्रिपोर्शन ऑफ डेट इन द टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल में डेट का कितना परसेंटेज है, कितना प्रोपोर्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल लीवरेज बोलते हैं। और ये इन दोनों का मिक्स क्या कहलाता है, कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है। सेम ही बात है, राइट। फॉर्मूला आपको ये वाला ज़्यादा याद रखना है, ये भी यूज़ होता है लेकिन ये याद रखना है। चलिए समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने ये चीज़ें डिस्कस कर ली थी पिछली क्लासेस में कि कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या चीज़ होती है और रिस्क क्या होता है। तो यहाँ पे कुछ इसी तरीके की बात की है, ये लाइन पढ़ेंगे हम। एज द फाइनेंशियल लीवरेज इंक्रीजेज, एज द फाइनेंशियल लीवरेज इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ फंड्स डिक्लाइंस। भाई जब आपका फाइनेंशियल लीवरेज इंक्रीज होगा तो वो ये कह रहे हैं एज द फाइनेंशियल लीवरेज इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ फंड्स डिक्लाइंस। जब फाइनेंशियल लीवरेज बढ़ता है तो कॉस्ट ऑफ फंड कम हो जाती है। अब फाइनेंशियल लीवरेज कब बढ़ेगा, फाइनेंशियल लीवरेज तब बढ़ेगा जब इसमें डेट कंपोनेंट ज़्यादा होगा। यानी अगर आप डेट से ज़्यादा पैसा रेस करते हो तो आपकी फाइनेंशियल लीवरेज बढ़ेगा, और जब डेट से आप ज़्यादा पैसा रेस करोगे तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो कम हो जाएगी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डेट कम होती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी के कंपैरिजन में। ये हमने पहले डिस्कस किया था। तो वही बात देखिए इन्होंने, एज द फाइनेंशियल लीवरेज इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ फंड्स डिक्लाइंस बिकॉज इंक्रीज यूज ऑफ चीपर डेट, बिकॉज ऑफ इंक्रीज यूज़ ऑफ चीपर डेट, मतलब क्योंकि डेट जो कॉस्ट ऑफ डेट होती है वो कम होती है, इसी वजह से फाइनेंशियल लीवरेज आपका इंक्रीज होगा। आगे क्या लिखा है, बट द फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीजेज, कॉस्ट ऑफ डेट कम होती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, इस वजह से फाइनेंशियल लीवरेज बढ़ेगा। लेकिन जो रिस्क होता है वो डेट में ज़्यादा होता है, इसलिए आपका रिस्क भी बढ़ेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है यहाँ से, इस लाइन को पढ़ेंगे, द इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस कैन बी सीन थ्रू EBIT EPS एनालिसिस। यानी अगर आप इसको और डिटेल में देखना चाहते हो कि इसका क्या इफेक्ट हो रहा है, देखेंगे EBIT और EPS एनालिसिस में। अब ये टर्म आपको पहले पता लग गई कि EBIT क्या होता है, EPS क्या होता है, इसी वजह से पहले बताई गई थी। देखिए एग्जाम्पल पढ़ना है अब हमें। एग्जाम्पल 1, कंपनी एक्स लिमिटेड हैज़ टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या दे रखा है, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है 30 लाख की, टोटल कैपिटल है ये 30 लाख। यानी अभी टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है, इसमें चाहे पैसा डेट से लगा हो चाहे इक्विटी से लगा हो, लेकिन टोटल पैसा हमारा 30 लाख रुपए लगा है, ये समझ लीजिए। और टैक्स की रेट है 30%, यानी जो आपको टैक्स देना है वो 30% देना है, राइट। उसके बाद इन्होंने बोला कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट, अगर ये इन्होंने कुछ पैसा अगर डेट से रेज़ किया हुआ है तो उस पर 10% का इनको इंटरेस्ट देना है। 3 बातें समझ में आ गई अब तक कि टोटल पैसा 30 लाख का इन्वेस्टमेंट है, टैक्स देना है 30% का, और अगर डेट लिया इन्होंने तो उस पर 10% का इंटरेस्ट देना है। फिर उसके बाद इन्होंने बताया कि इनकी EBIT है 4 लाख, 4 लाख रुपए इनकी EBIT है। तो सबसे पहला काम तो आपका यही हो जाता है यहाँ पर कि आप ROI कैलकुलेट करो। ROI कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने कहा क्या आप ROI कैलकुलेट करो। ROI कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या बताया था कि EBIT अपॉन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100 परसेंटेज निकालनी होगी उसकी, ठीक है। तो कैसे आएगा इसके अंदर, 4 लाख की प्रॉफिट है अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट है 30 का,
और इनटू आप इसमें करेंगे 100। इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आएगा वो आप इसको नोट कर लेना कि आरओआई कैसे आएगा। जो आपकी ईबीआईटी है वो अपॉन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड 30 लाख है इंटू 100, परसेंटेज उसकी आ जाएगी, ये यहाँ पे मैंने लिख रखा हुआ है पेंसिल से, 13.33। ये आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि 30 लाख रुपए लगा करके आपको 4 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये 13% का प्रॉफिट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब वो आपसे सॉल्व करा रहे हैं, 3 ऑल्टरनेट दे रहे हैं आपको सिचुएशन, मतलब मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। देखिए 3 सिचुएशन दी उन्होंने कि देयर इज़ नो डेट। देयर इज़ नो डेट मतलब जो इनकी 30 लाख की इन्वेस्टमेंट है पूरी की पूरी वो इक्विटी से है, कोई डेट है ही नहीं, उसमें डेट कंपोनेंट कोई है ही नहीं। मतलब आपने जो 30 लाख रुपए का पैसा रेज़ किया, फंड रेज़ किया, आपने फाइनेंस किया, वो सारा का सारा इक्विटी से किया, डेट से कोई पैसा रेज़ नहीं किया। देयर इज़ नो डेट। तो ऐसी फर्म को कहते हैं अनलीवर्ड फर्म। तो इसका आप फाइनेंशियल लीवरेज क्या निकालोगे, निकलेगा ही नहीं, डेट ही नहीं है उसके अंदर, तो डेट की जगह तो ज़ीरो आ जाएगा। जब ऊपर ज़ीरो आ गया तो वो उसका फाइनेंशियल लीवरेज कैलकुलेट हो ही नहीं सकता, तो इसको बोलते हैं अनलीवर्ड फर्म। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, केस स्टडीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकेंड आपसे बोला कि अगर 30 लाख रुपए की कैपिटल एम्प्लॉयड है तो उसमें से 10 लाख रुपए के डेट है, और दूसरी कंडीशन में आपसे बोला कि 20 लाख रुपए के डेट है। अब इन तीनों कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए हमें 3 ऑल्टरनेट बनाने हैं। इन 3 सिचुएशंस में हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारी ईपीएस कितनी होगी, कि अगर हमारा डेट बिल्कुल ना हो तो हमारा ईपीएस क्या बनेगा, अगर हमारा डेट 10 लाख का हो तो हमारा ईपीएस क्या बनेगा, अगर हमारा डेट 20 लाख का हो तो ईपीएस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये देखना है हमें। यानी कि आपके कैपिटल एम्प्लॉयड में डेट होने से आपकी ईपीएस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये हमें देखना है। कि अगर डेट कंपोनेंट आपका बढ़ रहा है तो फाइनेंशियल लीवरेज आपका बढ़ रहा है या कम हो रहा है, प्रॉफिट आपका बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ईपीएस आपका बढ़ रहा है या कम हो रहा है डेट कंपोनेंट होने की वजह से, ये देखते हैं। तो इसके लिए एक टेबल बनाई इन्होंने, देखिए EBIT EPS टेबल, सिर्फ टेबल देखेंगे और एग्जाम्पल देखेंगे। आपको यहाँ पर 3 सिचुएशन दिख रही हैं, सिचुएशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। EBIT आपको क्वेश्चन में दे रखा था 4 लाख, तीनों में आपको देखोगे तो 4 लाख मिलेगा आपको। ठीक, अभी आप दोनों सिचुएशन को रहने दो, सिर्फ पहले सिचुएशन देखो। आपने देखा कि EBIT 4 लाख है, इन्होंने सिचुएशन 1 में कहा था कि कोई डेट नहीं है, कोई डेट नहीं है। जब डेट नहीं है तो इंटरेस्ट भी नहीं है, तो EBT यानी कि अर्निंग बिफोर टैक्स, पहले था EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ना इंटरेस्ट माइनस किया गया ना टैक्स माइनस किया गया। अब की बार आया अर्निंग बिफोर टैक्स, अगर इंटरेस्ट होता तो माइनस कर दिया होता, हमने नहीं किया, था ही नहीं। तो आपके पास जो EBT है वो 4 लाख है। अब क्या करोगे आप, अब इसमें से आप टैक्स माइनस करोगे। टैक्स था 10% का, टैक्स इसमें से माइनस किया आपने टैक्स है आपका 30% का, तो टैक्स निकालेंगे किसका, इस वैल्यू का। जो EBT आया है, EBIT नहीं, EBT अर्निंग बिफोर टैक्स, उसका आप 30% निकालोगे तो 1,20,000 आ जाएगा। फिर क्या करोगे आप, फिर निकालोगे आप अर्निंग आफ्टर टैक्स। कैसे, इसमें से ये माइनस कर दोगे, जो अर्निंग बिफोर टैक्स आई थी उसमें से आप टैक्स माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा EAT, ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपकी 2,80,000 रुपये। अब ये जो 2,80,000 रुपये हैं ये शेयर होल्डर्स के लिए हैं, ये वो प्रॉफिट है जो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। अब हुआ क्या, 30 लाख की टोटल कैपिटल थी, उसमें डिवेंचर या डेट तो कोई है ही नहीं, तो यानी कि सारा का सारा पैसा क्या है, शेयर का है, शेयर होल्डर्स का है। उन्होंने एज्यूम कर लिया कि जो एक शेयर है वो 10 रुपये का है। जब एक शेयर 10 रुपये का है और टोटल कैपिटल 30 लाख की है, 30 लाख की कैपिटल है, एक शेयर 10 का है, तो शेयर कितने हो गए, शेयर हो गए 3 लाख। 3 लाख से इसको डिवाइड कर दिया, किसको डिवाइड कर दिया, EAT अर्निंग आफ्टर टैक्स को, 2,80,000 रुपये को 3 लाख से डिवाइड कर दिया। 3 लाख से क्यों किया, 30 लाख रुपए के टोटल शेयर्स हैं,
एक शेयर 10 का है तो 10 से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे 3 लाख। 2,80,000 को 3 लाख से डिवाइड किया तो ये EPS आ गया 0.93। ठीक, इसी तरीके से अब आप देखेंगे सेकंड कंडीशन में देखिए प्रॉफिट तो सेम है 4 लाख रुपए का, लेकिन इस सिचुएशन में इन्होंने कहा कि 10 लाख रुपए के पैसा इन्होंने डेट से भी रेस किया। जब डेट कंपोनेंट है तो इस पर इंटरेस्ट भी पे किया जाएगा और इंटरेस्ट की रेट कितनी है 10%। तो 10 लाख रुपए का 10% इंटरेस्ट दिया जाएगा, जो इन्होंने ये लिख दिया। अब इस 4 लाख में से 1 लाख रुपए तो इंटरेस्ट में चले गए, तो माइनस करने के बाद जो आई वैल्यू आपकी वो आई ये 3 लाख रुपए अर्निंग बिफोर टैक्स। इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर चुके, तो बस अब टैक्स माइनस करने का रह गया। फिर क्या करोगे आप इस पर, अब अर्निंग बिफोर टैक्स पर आप 30% का टैक्स कैलकुलेट करोगे। वो आपने कैलकुलेट कर लिया, वो आ गया 90,000। फिर 3 लाख रुपये में से 90 आपने माइनस किए तो ये आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स 2,10,000 रुपये। अब आपके पास ये प्रॉफिट रखा है 2,10,000। ठीक है, 2,10,000 रुपये किसके लिए हैं? ये प्रॉफिट शेयर होल्डर्स के लिए हैं। और शेयर होल्डर के पास कितने शेयर्स हैं? 30 लाख रुपए की टोटल कैपिटल है, लेकिन उसमें से 10 लाख रुपए के आपके डेट है, यानी इस बार जो शेयर कैपिटल है वो सिर्फ 20 लाख है। पहले वाले केस में 30 लाख थी, क्यों? क्योंकि उन्होंने डेट से कोई पैसा रेज ही नहीं किया था, लेकिन इस बार डेट से पैसा रेज किया है 10 लाख का, इसलिए शेयर कैपिटल सिर्फ 20 लाख की है और एक शेयर 10 रुपये का है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे 2 लाख। तो इस 2,10,000 रुपये को 2 लाख शेयर से डिवाइड कर देंगे तो EPS आ जाएगी। EPS मतलब एक शेयर पे कितना पैसा बनेगा। ठीक है, तो सेकंड सिचुएशन में 1.05 आई और फर्स्ट सिचुएशन में आई थी 0.93। अब ऐसे ही हम थर्ड सिचुएशन को सॉल्व करेंगे। EBIT इसमें भी 4 लाख रहेगी। अब यहाँ पर डेट कंपोनेंट है 20 लाख रुपए का पैसा आपने डेट से रेस किया हुआ है, उस पर 10% का इंटरेस्ट दो, 2 लाख रुपए का टैक्स आ गया। 4 लाख में से 2 लाख रुपए माइनस किए, 2 लाख रुपए का प्रॉफिट बचा बिफोर टैक्स। अब इस 2 लाख रुपए पर आप 30% का टैक्स दोगे, तो वो आया 60,000 रुपये। 2 लाख में से 60,000 माइनस किए, बचा 140। अब ये 140 का जो प्रॉफिट है ये शेयर होल्डर्स के लिए है। किसके लिए है? शेयर होल्डर्स के लिए। लेकिन अब यहाँ पर कितने शेयर होल्डर्स हैं हमारे, हमें ये देखना है। 30 लाख रुपए की टोटल कैपिटल है, उसमें से डेट है 20 लाख रुपए के। कितने के डेट है? 20 लाख रुपए के। इसका मतलब शेयर्स यहाँ पर सिर्फ 10 लाख है। 10 लाख रुपए वैल्यूज़ के हैं, अमाउंट 10 लाख रुपए। 30 लाख रुपए की कैपिटल है टोटल, उसमें से 20 लाख रुपए के डेट है, तो शेयर्स हो गए इसमें 10 लाख रुपए के और एक शेयर 10 रुपये का। इसका मतलब जो नंबर ऑफ शेयर्स हो गए वो हो गए 1 लाख। यानी जो ये 1,40,000 रुपये प्रॉफिट रखा है ये 1 लाख शेयर पर है, तो 1 पर निकाल लेंगे हम EPS, मतलब 1 लाख से डिवाइड कर देंगे इसको, तो आ जाएगा 1.04। आपके सामने 3 सिचुएशन दी थी इलस्ट्रेशन में, तीनों सिचुएशन के हिसाब से आपने सॉल्यूशन देख लिया। पहले वाले सिचुएशन में डेट नहीं था तो EPS थी 0.93। दूसरी सिचुएशन में डेट 10 लाख रुपए था तो EPS बढ़कर हो गई 1.05। तीसरी सिचुएशन में डेट 10 लाख से सीधा 20 लाख पहुंच गया तो EPS भी आपका यहाँ पर बढ़ गया। कहने का मतलब कि जैसे जैसे आपका डेट कंपोनेंट बढ़ता जा रहा है आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में, आपकी EPS भी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि इसकी कॉस्ट कम होती है, इसकी वजह से आपका टैक्स कम पे हो रहा है। अगर आपने डेट से पैसा रेज किया हुआ है तो आपका टैक्स कम हो जाएगा और आपकी EPS बढ़ जाएगी, आपका पैसा टैक्स से बचेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये टेबल सॉल्व करना आपसे आनी चाहिए, इसकी बेस पे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। देखिए क्या लिखा है। द कंपनी एक्स लिमिटेड अर्न्स 0.93 पर शेयर इफ़ इट इज़ अनलीवर्ड। अगर अनलीवर्ड फर्म है, अनलीवर्ड फर्म का मतलब कोई डेट नहीं है। जब कोई डेट नहीं है तो अर्निंग उसकी इतनी थी, आपने देख लिया।
फिर जैसे ही 10 लाख रुपए की डेट हुई, EPS बढ़ गई 1.05 हो गई पर शेयर। और हाई कहाँ पर हुई? जहाँ पर इसके डेट भी हाई है। जैसे डेट हायर है, यहाँ पर हायर डेट थे, तो EPS भी बढ़ कर के आगे बढ़ गई। ये सिचुएशन कहलाती है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ये सिचुएशन ही क्या कहलाती है? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। जो टर्म आप पीछे एक छोड़ करके आए थे, जो मैंने आपको नहीं बताई थी उस वक्त, ये देखिए, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ये सिचुएशन कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। Which refers to the increase in profit earned by the equity shareholders due to presence of fixed interest charges like interest। यानी प्रॉफिट में इंक्रीज होना। कौन से प्रॉफिट में? जो शेयर होल्डर अर्न करेंगे। किस वजह से? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस, यानी कि ये जो इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इसकी वजह से जो शेयर होल्डर की EPS बढ़ेगी। इसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। सीधी सी बात यह है, बहुत सिंपल वर्ड्स में, कि अगर इंटरेस्ट देने की वजह से, जैसे इस क्वेश्चन में हुआ, इंटरेस्ट देने की वजह से अगर EPS बढ़ रहा है तो इसको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोलते हैं। यहाँ नहीं था 0.93, यहाँ 1 लाख था तो यहाँ पे 1.05 थी। जैसे इंटरेस्ट और बढ़ा, EPS और बढ़ गई। तो ये सिचुएशन इन तीनों में कहलाएगी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ना तो ये कहलाएगी ना ये कहलाएगी, क्योंकि जितना हाई इंटरेस्ट हो रहा है उतना हाई इंक्रीज़ हो रहा है EPS में। तो ये सिचुएशन आपकी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है 6 मार्क्स में, और केस स्टडी भी इसकी आती है 6 मार्क्स में। पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन आपको इसी तरीके से करना होता है। यही वजह है कि मैं आपको इस तरीके से प्रॉपर वीडियो इसमें बना रहा हूँ और दिखा रहा हूँ। फिर उसके बाद देखेंगे आप यहाँ और क्या लिखा है, पढ़ लेते हैं। Thus, the shareholders are likely to gain due to debt or loan component in the total capital employed। यानी शेयर होल्डर्स गेन कर रहे हैं। किस वजह से गेन कर रहे हैं? जो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में डेट कंपोनेंट है उसकी वजह से गेन कर रहे हैं। यानी जितना डेट बढ़ रहा है उतना उनका EPS बढ़ रहा है। ठीक। हाउ? विद हायर डेट EPS राइजेस। जब डेट ज़्यादा होगा तो EPS बढ़ जाएगी। ये उन्होंने रीज़न बताया। हो क्यों रहा है ऐसा? हो इसलिए रहा है, इट इज़ बिकॉज द कॉस्ट ऑफ डेट। क्यों हो रहा है? Because cost of debt is lower than the company's return on investment। ये बड़ा important point है। ऐसा कब होगा कि डेट के बढ़ने से EPS बढ़ेगी? ऐसा तब ही होगा जब कंपनी की जो ROI है वो ज़्यादा हो। किस चीज़ से? कॉस्ट ऑफ डेट से। कॉस्ट ऑफ डेट का मतलब ये है कि जो आपका इंटरेस्ट बनता है डेट पर, उसकी रेट आपने देखी थी ऊपर 10% थी। कितनी परसेंट थी? 10%। ठीक है। और इनकी ROI रेट कितनी है? 13.33%। जब तक ये ROI की रेट टैक्स की रेट से ज़्यादा रहेगी तब तक आप ट्रेडिंग ऑन इक्विटी रहोगे, तब तक आपकी EPS बढ़ेगी। लेकिन अगर इसका उल्टा हुआ तो आपकी EPS फिर नहीं बढ़ेगी, तब आप नुकसान में रहोगे। यानी EBIT से जो आपने रेट कैलकुलेट किया है ROI का, ROI मस्ट बी ग्रेटर देन इंटरेस्ट ऑन डेट। इंटरेस्ट ऑन डेट जो रेट है वो कम होनी चाहिए और ROI की रेट ज़्यादा होनी चाहिए, जो मैंने आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही बताया था। इससे कैलकुलेट करके, अगर आपको ध्यान हो उस चीज़ का, और मैंने आपसे कहा था कि उसको नोट कर लेना कि 4 lakhs अपॉन 30 मल्टीप्लाई बाई 100, ये मैंने आपको कैलकुलेट करने को बोला था और लिखने को भी बोला था। ये ROI थी। तो ROI मैंने यहाँ पर आपको दिखाया भी था कि पेंसिल से मैंने लिख रखा है ROI 13.33। तो 13.33 ROI है और इंटरेस्ट की रेट है 10%। तो ऐसे केस में आप ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पे रहेंगे किसी ना किसी सिचुएशन में, प्लस इसमें आपकी EPS राइज भी होगी। लेकिन अगर ये उल्टा हो जाए कि ROI 10% हो जाए और इंटरेस्ट 13.33 हो जाए, तब आप फिर नुकसान में जाएंगे। आपकी जो फर्म है वो अनलीवर्ड होगी और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पे तो आप रह नहीं सकते और आपकी EPS भी नहीं बढ़ेगी। अगर आप इंटरेस्ट ज़्यादा पे कर रहे हो और आपका प्रॉफिट कम हो रहा है तो जाहिर सी बात है नुकसान में रहेंगे आप। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये सिचुएशन एक तो मैंने बताया कि आपको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहलाती है, और साथ साथ ये जो फाइनेंशियल लीवरेज है ये कहलाता है फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज।
क्या कहलाता है ये सिचुएशन जो कहलाती है फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज की कहलाती है। देखिए पीछे की एक टर्म और कवर हो गई है यहाँ पर, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज। अब बस एक रह गई है अनफेवरेबल। आगे बढ़ते हैं, उसी टेबल के नीचे का पॉइंट है ये। दिस इज़ हायर देन द 10% इंटरेस्ट रेट ऑन डेट। किसकी बात चल रही है? ABIT, सॉरी ROI। ROI क्या है? 10% से ज़्यादा है। विद हायर यूज़ ऑफ डेट, दिस डिफरेंस बिटवीन ROI एंड कॉस्ट ऑफ डेट इंक्रीजेज द EPS। बस यही रीज़न है जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आपकी ROI है, कॉस्ट ऑफ डेट है, EPS आपकी बढ़ा रही है। दिस इज़ अ सिचुएशन ऑफ फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज। कौन सी सिचुएशन फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज कहलाएगी? व्हेन ROI इज़ हायर देन कॉस्ट ऑफ डेट, यानी जब आपकी ROI ज़्यादा है और कॉस्ट ऑफ डेट कम है, यानी कि जो आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो उसकी परसेंटेज ज़्यादा है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट है उसकी कम है, तो ये फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज कहलाएगा। ठीक, उसके बाद क्या है? बस अब दूसरा केस, दूसरा एग्जाम्पल देखिए। एक वाई कंपनी है, पैसा इसने भी 30 लाख रुपए लगा रखा है और जो टैक्स की रेट है वो 30% है, लेकिन 30 लाख इसने लगा रखा है पैसा, टैक्स की रेट भी 30% है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 10% है। लेकिन जो मेन और इम्पॉर्टेंट बात है इसकी वो ये है कि इसकी EBIT 2 लाख रुपए है। यहीं पर कैलकुलेट कर लो इसकी ROI कैलकुलेट करो इसकी। कैसे कैलकुलेट करोगे? 2 लाख रुपए अपॉन 30 लाख इंटू 100, इसकी ROI कैलकुलेट कर लो। यहीं से पता लग जाएगा कि ये फर्म अनफेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज में होगी या फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज में होगी, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पर होगी या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पर नहीं होगी। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपकी ROI आएगी, ये लिखा हुआ है यहाँ पे 6.67%, और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। सीधा सा समझ में आ रहा है कि आपका अनफेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ROI इज़ लेस देन कॉस्ट ऑफ डेट। देखिए अब यहाँ से आपको वैसे तो पता लग गया, लेकिन आप देखोगे अब सॉल्यूशन करके कि डेट कंपोनेंट बढ़ने से भी आपकी EPS नहीं बढ़ेगी। रीज़न ये है, डेट कंपोनेंट देखो यहाँ पे सेम चल रहा है कि पहले अनलीवर्ड है, फिर 10 लाख हुआ, फिर 20 लाख हुआ। देखकर तो ये लगेगा कि जैसे जैसे डेट कंपोनेंट बढ़ेगा वैसे वैसे EPS बढ़ेगी, लेकिन इस सिचुएशन में नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी? रीज़न बिहाइंड ये रीज़न है। क्यों? क्योंकि इसकी जो ROI है वो कम है और इंटरेस्ट और जो डेट है वो ज़्यादा है। देखिए 2 लाख रुपए की EBIT तीनों में, पहले केस में कोई डेट नहीं है तो उसका इंटरेस्ट भी नहीं होगा। दूसरे केस में 10 लाख रुपए का डेट है तो उसका 10% 1 लाख हो गया। तीसरे केस में 20 लाख का डेट है तो उसका 10% 2 लाख हो गया। माइनस करके इसका प्रॉफिट 2 लाख बचा, इसका प्रॉफिट 1 लाख बचा और इसका प्रॉफिट नील बचा, कोई बचा ही नहीं प्रॉफिट। फिर क्या करेंगे? तीनों ही केस में हमें 30% का टैक्स देना है। 30% निकाला हमने, इसमें 60,000 आ गया, इसमें 30,000 आ गया, और इसमें जब टैक्स प्रॉफिट ही नहीं था तो टैक्स कहाँ का होगा? ये तो ख़त्म ही हो गई सिचुएशन यहाँ से। इसके बाद 2 लाख रुपए के प्रॉफिट में से, पहली वाली सिचुएशन में 2 लाख रुपए के प्रॉफिट में से 60,000 माइनस की 1,40,000 रुपये की आपकी टोटल अर्निंग बची, और 3 लाख आपके नंबर ऑफ शेयर्स है तो इसकी EPS आई 0.47। अब ये तो अनलीवर्ड फर्म थी ना, इसमें तो डेट था नहीं, लेकिन नेक्स्ट सिचुएशन में तो डेट था, तो डेट बढ़ने से EPS बढ़नी चाहिए थी। लेकिन देखिए आप यहाँ पे 70,000 रुपये की अर्निंग है और 2 लाख शेयर्स हैं इसके, और EPS बन गई इसकी 0.35, और तीसरे में तो नील है क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं था। तो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि डेट बढ़ने से EPS बढ़ेगी। सिचुएशन क्या मायने रखती है कि ROI आपकी ज़्यादा होनी चाहिए इंटरेस्ट से, राइट? तो देखिए ये सिचुएशन क्या कहलाएगी। इन दिस एग्जाम्पल द EPS ऑफ द कंपनी वाई लिमिटेड इज फॉलोइंग विद इंक्रीज यूज़ ऑफ डेट। जैसे जैसे आपका इंक्रीज यूज़ हो रहा है डेट का, आपकी EPS कम हो रही है। क्यों हो रही है? इट इज़ बिकॉज द कंपनीज ROI इज़ लेस देन कॉस्ट ऑफ डेट, क्योंकि जो कंपनी की ROI है वो कॉस्ट ऑफ डेट से कम है। ROI यहाँ पर है 6.6%, 6.67, और आपने अभी ऊपर देखा कि जो इंटरेस्ट रेट थी वो 10% थी। 10% का इंटरेस्ट, 6.67 का ROI,
नुकसान तो होना है, इसलिए EPS कम हो रही है, अर्निंग पर शेयर कम हो रही है शेयर होल्डर की। ठीक, दिस इज अ सिचुएशन ऑफ अनफेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज। पहले बता दिया मैंने, व्हेन ROI इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ डेट फाइनेंशियल लीवरेज इज अनफेवरेबल। ये टर्म भी हो गई आपकी। इन सच केसेस द यूज ऑफ डेट reduces the EPS और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज क्लियरली अनएडवाइजेबल इन सच अ सिचुएशन। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी तो है ही नहीं है। तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसको आप समझिए, सुनिए बार बार, और इसके बेस पर मैं आपको एक क्वेश्चन और सॉल्व करके दिखाता हूँ जो एग्ज़ाम में जिस तरीके का आता है उस तरीके का क्वेश्चन। लेकिन पहले आप लोग इस वीडियो को यहीं पर पॉज करके एक बार रिपीट करना, उसके बाद आप वो क्वेश्चन सॉल्व करना। वैसे तो इसके बाद हमारा टॉपिक ये है फैक्टर अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, लेकिन इसको हम बाद में कवर करेंगे। पहले इस जो अभी हमने समझा, ये टेबल जो समझे, इसके बेस पर एक क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आता है। वैसे तो इसमें 5 मार्क्स में लिख रखा हुआ है, लेकिन लास्ट ईयर से 5 मार्क्स के क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है मिनिमम। क्वेश्चन है आपका, स्मार्ट स्टेशनरी लिमिटेड वांट्स टू रेज फंड्स ऑफ ₹40 लाख फॉर इट्स न्यू प्रोजेक्ट। 40 लाख रुपए इनको रेज करने हैं अपने न्यू प्रोजेक्ट के लिए। द मैनेजमेंट इज कंसीडरिंग द फॉलोइंग मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी टू रेज दिस अमाउंट। जो मैनेजमेंट है उसके पास 3 ऑल्टरनेट है, ऑल्टरनेट फर्स्ट, ऑल्टरनेट सेकंड, ऑल्टरनेट 3। 40 लाख रुपए का पैसा रेस करना है, या तो डेट से करेंगे या इक्विटी से करेंगे। तो उन्होंने 3 ऑल्टरनेट सोचे हैं। क्या सोचे? पहले ऑल्टरनेट में उन्होंने ये सोचा है कि 40 लाख रुपए पूरे डेट से करेंगे, सॉरी इक्विटी से करेंगे, डेट 0 रहेगा। दूसरे ऑल्टरनेट में उन्होंने ये सोचा कि पहले जो 40 लाख रुपये है उसमें से 30 लाख रुपये की इक्विटी, 10 लाख रुपये की डेट करेंगे, टोटल 40 बन जाएगा। तीसरा जो उन्होंने मिक्स सोचा है, या जो ऑल्टरनेट सोचा है, वो ये सोचा है कि 10 लाख रुपए की इक्विटी और 30 लाख रुपए के डेट करेंगे, डेट से पैसा रेस करेंगे। ये 3 सिचुएशन उन्होंने सोची है। सेम जैसे अभी आपने 2 टेबल पीछे समझी, उसी के बेस पर हम इसकी प्रॉपर टेबल ड्रॉ करेंगे। लेकिन उसके लिए हमें अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्या चाहिए कि EBIT कितनी है, टैक्स रेट कितना है, इंटरेस्ट रेट कितना है, तो वो आपको टेबल के नीचे दे रखा है। इंटरेस्ट रेट ऑन डेट है 9%। फेस वैल्यू है शेयर की ₹100, यानी एक शेयर 100 रुपये का है। टैक्स रेट है आपकी 30% और EBIT है आपकी 8 लाख रुपए, जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। 8 लाख रुपीज़ की आपकी EBIT है। तो मैं तो आपको ये एडवाइस करूँगा सबसे पहले कि जब भी आपको इसमें का क्वेश्चन हो, सबसे पहले आप ROI कैलकुलेट कर लो। ROI कैसे कैलकुलेट होगी? ROI EBIT अपॉन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100, यानी EBIT कितनी है? 8 लाख रुपए की EBIT है, अपॉन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? कोई से भी ऑल्टरनेटिव टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड तो आपकी 40 लाख रहेगी। तो 8 लाख अपॉन 40 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, ये कैलकुलेट कर लो सबसे पहला काम आप। तो ये कितना हो जाएगा? 4 2 8, 20% हो जाएगी। तो 20%, 20% क्या चीज़ आई आपकी? 20% आई आपकी ROI। कैसे आई? EBIT है आपका 8 लाख का, टोटल इन्वेस्टमेंट है आपका 40 लाख का। 8 लाख अपॉन 40 लाख इंटू 100, परसेंटेज में आंसर आ जाएगा 20% आ जाएगा। अभी 20% ROI है और इंटरेस्ट की रेट है 9%। इसका मतलब जो आपका फाइनेंशियल लीवरेज होगा वो फेवरेबल होगा। ठीक, चलिए अब पूछा क्या है इस क्वेश्चन में। A, under which of 3 alternatives will the company be able to take advantage of trading on equity? कि इन 3 सिचुएशन में से कंपनी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का एडवांटेज कहाँ लेगी, ये आपको बताना है। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी तब तक आप वहाँ होता है जहाँ पर हायर डेट पर आपको हायर EPS हो। अगर आपका कहीं पे भी EPS कम हो रही है तो समझ लो वहाँ पर फिर वो पॉइंट आगे निकल गए। हायर डेट पर हायर EPS जो होगी वो आपका ट्रेडिंग ऑन इक्विटी होगा। देखेंगे सॉल्यूशन करके अभी। फिर क्या कहा है? डज अर्निंग पर शेयर ऑलवेज राइज द इंक्रीज इन डेट। उन्होंने बोला कि जो EPS है हमेशा बढ़ती है अगर डेट में इंक्रीज होगा तो। कि अभी आप पहले समझ के आए हो कि हमेशा डेट बनाने से EPS बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी, तब तक बढ़ेगी जब तक कि ROI इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा होगी। तो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये देखिए,
तीनों ही ऑल्टरनेट्स में पहले केस में इक्विटी 40 की थी, दूसरे में उन्होंने बताया 30 की, तीसरे में बताया उन्होंने 10 लाख की। और पहले केस में, पहले ऑल्टरनेट में डेट 0, दूसरे में 10 लाख और तीसरे में 30 लाख। और इस तरीके से टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी तीनों ही केस में 40 लाख हो गई। यहाँ तक क्वेश्चन में दे रखा था। उसके बाद आपसे कहा गया, क्या कहा गया कि जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है वो 8 लाख है, यानी जो आपकी EBIT है वो 8 लाख है। तो भाई वो तीनों के लिए होगी, तीनों अल्टरनेट्स के लिए, ठीक। तीनों अल्टरनेट के लिए जो आपकी EBIT है वो 8 लाख है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, इसमें से इंटरेस्ट माइनस करना है। डेट आपके 9% है, पहली कंडीशन में कोई डेट नहीं है तो इंटरेस्ट माइनस भी नहीं हुआ। दूसरे ऑल्टरनेट में 10 लाख रुपए की डेट है तो इसका 9% करोगे 90,000 हो जाएगा। तीसरे ऑल्टरनेट में 30 लैक्स के डेट है तो इसका 9% 2,70,000 हो जाएगा। ये माइनस कर दीजिए आप, यहाँ पर 8 लैक्स बचेगा, यहाँ 710, यहाँ पर 530। ये आया अर्निंग बिफोर टैक्स, यानी इंटरेस्ट तो माइनस हो चुका है लेकिन टैक्स माइनस अभी नहीं हुआ है। तो ठीक है भाई, अब टैक्स भी माइनस कर देंगे। टैक्स माइनस करेंगे 30% का, 8 लैक्स का 30% 2,40,000, फिर 710 का 213, 530 का 159 माइनस कर देते हैं साहब। यह आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स, यानी ऐसा प्रॉफिट जो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसमें 5,60,000, इसमें 497, इसमें 371। अब ये इन्होंने आपको पहले बता दिया था कि एक शेयर का जो प्राइस है वो 100 है। तो पहली वाली कंडीशन में जो 40 लाख रुपए टोटल है वो शेयर्स से हैं, तो इसके 2 ज़ीरो कम कर दो तो नंबर ऑफ़ शेयर्स बन जाएंगे। तो 40,000 शेयर हो गए पहले वाली कंडीशन में, 30,000 शेयर बनेंगे, और तीसरी कंडीशन में 2 ज़ीरो कम करोगे तो 10,000 शेयर होंगे। यानी कि पहली कंडीशन जो ऑल्टरनेट है उसमें 40,000 शेयर, ये जो 5,60,000 का प्रॉफिट ये 40,000 पर है। दूसरी कंडीशन में ये 497,000 का जो प्रॉफिट है वो 30,000 शेयर्स पर है। तीसरी कंडीशन में ये 371,000 का प्रॉफिट है ये 10,000 शेयर्स पर है। तो आपको जो EPS निकालनी है वो कैसे निकालोगे, इस 5,60,000 को 40 से डिवाइड करोगे, 40,000 से, 497 को 30,000 से, 371 को 10,000 से, तो ये इनकी EPS आ जाएगी। EPS का मतलब अर्निंग पर शेयर। अब देखिए पहले केस में 14 रुपीज़ है, दूसरे केस में 16.57 है और तीसरे केस में 37.1 है। तो आपको बताना है कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहाँ पर हो रही है। तो कहाँ हो रही है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, जैसे जैसे आपका डेट कंपोनेंट बढ़ा, हायर डेट कंपोनेंट पर हायर EPS है। तो ये आपकी जो थर्ड ऑल्टरनेट है ये आपकी कहलाएगी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ये इसका आंसर हो गया पहला वाला। उसके बाद सेकंड इन्होंने क्या पूछा था, सेकंड में कि EPS क्या हमेशा बढ़ेगी डेट के बढ़ने से, इन्होंने ये पूछा था। तो इसका आंसर क्या है, नो, अर्निंग पर शेयर डज नॉट ऑलवेज राइज विद इंक्रीज इन डेट। जब जब भी इंक्रीज हो रहा है डेट, हमेशा EPS नहीं बढ़ेगी। व्हेन कॉस्ट ऑफ डेट इज ग्रेटर देन ROI, यानी जब कॉस्ट ऑफ डेट ROI से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, ROI ज़्यादा है और इंटरेस्ट नहीं, कॉस्ट ऑफ डेट ज़्यादा है और ROI कम है, तो फिर आप जैसे जैसे डेट बढ़ाओगे आपकी EPS कम होती जाएगी, जो पिछला हमने सीखा था एग्जाम्पल 2 उसके अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। 2 टेबल हमने पहले देखे एग्जाम्पल में, एक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ से करा दिया, इसको देखो प्रॉपर, सॉल्व करने की कोशिश करो और जो प्रॉब्लम हो फिर देखेंगे। थैंक यू।